निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संपत्ति के साम्यवाद की वकालत की? किसकी? साम्यवाद की। तो इसका आप लोग देखिए, समझिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इसका पहला आंसर होगा प्लेटो ने कहा था। सर्वप्रथम संपत्ति के साम्यवाद की वकालत कौन किया था? प्लेटो किया था। अब ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये प्लेटो है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी रिपब्लिक, और एक स्टेट्समैन, मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। ये तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, दास कैपिटल। जो एंजल्स थे ये भी साम्यवाद के सहयोगी थे, मार्क्स के करीबी थे। क्या थे? करीबी। वो भी इन्हीं की विचारधाराओं से संबंधित है। किसने कहा? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है? किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व भी जो होता है सदजीवन के लिए बना हुआ है? देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने निकाला। इनसे संबंधित थोड़ा थोड़ा जानकारी करते। बोंदा का फेमस सिद्धांत है संप्रभुता संबंधी अधिकार। बोधा का जो है संप्रभुता विषयक अधिकार, संबंधी कह दीजिए या विषयक अधिकार है। ओके। लास्की के जो है इसका जो सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात किया है, इसमें महत्व दिया है। ओके। अरस्तु का आप समझ ही गए हैं कि अरस्तु की फेमस पुस्तक कौन सी है, जानते हैं आप लोग? देखिए, इसकी पुस्तक है फेमस पॉलिटिक्स। इनको भी याद रखेंगे। गांधी जी को तो जानते हैं, यंग इंडिया। हिंद स्वराज, इन्होंने सारी पुस्तकें लिखी हैं और उनकी ढेर से पुस्तकें हैं। तो 1 बाय 1 हम आप देखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है? इसका आंसर है थर्ड, डी, फोर्थ आंसर। ठीक है। ऑस्टिन को कहा जाता है। ऑस्टिन ने कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉक की फेमस पुस्तक है ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ओके। और बेंथम की जो फेमस पुस्तक है, जानते हैं आप लोग? कमेंट करिए जो भी हो। शासन पर कुछ विचार, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बातचीत हो रही है।
क्वेश्चन तो एक है, इससे हमारे 4, 5, 6 क्वेश्चन बनते हैं। ये बार बार रिपीट करने से आप सब लोगों को काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। बोंदा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है फेमस, इधर लिखे दे रहा है, संप्रभुता सम्यक सिद्धांत। ये है इनका बोंदा का। तो हमारा आंसर जो है ये था ऑस्टिन का। ठीक है, कानूनी सिद्धांत। ऑस्टिन का कौन सा सिद्धांत है? कानूनी सिद्धांत। ओके, कानूनी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, देखेंगे हम। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता? मनुष्य को फ्री होने के लिए कौन कहता कि बाध्य, मजबूर किया जा सकता है? किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता? कौन होगा आंसर? क्या हो सकता है? व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका होगा रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। उनका बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत भी है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। इनकी एक पुस्तक और है, इमाइल है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखे थे। एक है इमाइल, ये 2 सामाजिक समझौता और इमाइल, ये 2 पुस्तकें हैं। किसकी? रूसो की। कथन तो बता दिए, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। स्वतंत्र होने के लिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी उन्होंने जिक्र किया है। ओके, अरस्तु की पुस्तक का भी नाम बताएं हैं, क्या हो सकता है? अरस्तु की पुस्तक का नाम बताया नहीं, क्या बताए थे? याद नहीं है आपको? याद है, बोलिए कमेंट करिए। ये है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है। ओके, मिल की क्या है? J.S. मिल जिसे कहते हैं, इसकी पुस्तक का नाम क्या? ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ओके, गांधी के तो जान गए हैं, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, इस बार दूसरे लिखे दे रहा है, हिंद स्वराज। ओके, सर्वोदय एक इधर लिखे दे रहा है, सर्वोदय पुस्तक। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? मतलब उसको कहने का मतलब प्रश्न में है कि प्रवासी लोगों के लिए कौन से अधिकार नहीं उनको उपलब्ध है। तो इसका आंसर, आपके आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्यों होगा? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये है आर्टिकल 19(1)(a) में उपलब्ध है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये अधिकार इनको उपलब्ध नहीं है, नहीं, और सारे तो इनको मिल जाते हैं अधिकार। देखिए, वित्त की समझ समानता किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 14 में है। और जो आर्टिकल है ये देख लीजिए, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21 के तहत आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ। धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारा भारत के संविधान में आर्टिकल
25 to 28, 25 to 28, 25 से 28 तक जो आर्टिकल हैं उनमें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित बातें की गई हैं। तो देखिए ये संबंधित आर्टिकल थे, हमको बता दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? आंसर क्या देंगे? संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति को माना जाता है आंसर। याचिका समिति होती है, जब आप कोई रिट देते हैं कोर्ट में तो उसके संबंधित विचार किया जाता है कि ये सुनने लायक है कि नहीं। लोक उपक्रम समिति होती है। लोक उपक्रम समिति का मतलब है लोक समाज से जुड़ी हुई सोशल वर्क के लिए सोशल संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है। लोक लेखा समिति ये क्या करती है? इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर जो हैं शामिल रहते हैं, ठीक है। इसमें भी रहते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा मेंबर रहते हैं। लोक लेखा जो भी ये ऑडिट करती है, ये क्या है? पब्लिक अकाउंट का भारत सरकार जो अपना खर्च करती है तो उसमें नज़र बनाए रखती है, ये भी वही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। संसद का, भारत की जो संसद है, कैबिनेट के कार्यों पर किस माध्यम से निगरानी रखती है? वो तो स्थगन प्रस्ताव करते हैं। जो है स्थगन प्रस्ताव होता क्या है? अच्छा, इसे लोग सांसद महोदय संसद में क्या जानना चाहते हैं, तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए भारत की संसद नियंत्रण कैसे? स्थगन प्रस्ताव से भी, प्रश्न से, पूरक से भी। तो इसका आंसर क्या अच्छा होता है? प्रश्न पूछ के भी या सरकार के बारे में कि गलत कार्यों से रोकती है। जैसे स्थगन क्या होती है? स्थगन प्रस्ताव, इसमें समाज के जरूरी जो मुद्दे हैं, तत्काल प्रभाव से सुनने वाले जो मुद्दे हैं, उन पे संसद में तत्काल चर्चा पर विचार किया जाता है। ओके। प्रश्नकाल जो होते हैं, क्वेश्चन आवर, इसमें भी प्रश्न के माध्यम से संसद ये जानना चाहती है सरकार क्या कर रही है। प्रश्नों का उत्तर के माध्यम से जानते हैं। इसमें दो प्रकार से होते हैं, तारांकित जो प्रश्न होते हैं। दो प्रकार के प्रश्न, एक तारांकित होते हैं, एक अतारांकित होते हैं। प्रश्न जो होते हैं तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो मौखिक होते हैं। मौखिक, इसका आंसर इनको देते हैं, लिखित लिखते हैं। जैसे कोई संसद महोदय संसद में प्रश्न पूछता है तो उसका जो संबंधित मंत्री है तो उसका उत्तर जो होगा मौखिक। तारांकित अगर प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर वो मौखिक देंगे, मौखिक वार्तालाप होते हैं। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, इसमें प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया जाता है। पूरा प्रश्न क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होते हैं, इनका उद्देश्य होता है प्रश्नों को और गहराई से समझना।
ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि उनका प्रश्न जो है, उनका उत्तर जो है ढूंढते हैं। बहुत ही ब्रॉड लेवल में उस चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, समझा जाता है। ओके, तो ये प्रकार के प्रश्न करके संसद को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। जो सरकार वहाँ कार्य सत्ताधीन सरकार होती है, उस पर इतना प्रेशर किया जाता है, उत्तरदायित्व फील करवाया जाता है कि आप सत्ता में हैं, आप जनता द्वारा चुने गए हैं, तो आपको जनता से संबंधित लोकहित के प्रश्नों को उत्तर देना ही पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8वां नंबर है, कितना अच्छा है। प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किस दार्शनिक का है? किस दार्शनिक का? ये है बेंथम महोदय का। आंसर क्या होगा? बेंथम। बेंथम है। अरस्तु को अरस्तु कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज, सर्वोदय पुस्तक इन्होंने लिखा, यंग इंडिया इन्होंने लिखा, और इनकी एक्टिविटी और बहुत थे। जब स्पेशल इनकी क्लास होगी तो इनसे संबंधित सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, इकोनॉमिकल वर्क, ये सारे वर्क इनके हम बताएंगे। समाज में इन्होंने किस रोल में अपना भूमिका को निभाया। मार्क्स का फेमस सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन्होंने ये इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो वर्ग, समाज को दो वर्गों में बांट दिया। एक उत्पादन करने वाला, एक वितरण करने वाला। उत्पादन संज्ञा साथी, उत्पादन वर्ग और वितरण वर्ग। ठीक है, ये समझ आएगा। थोड़ी थोड़ी जानकारी साथ में लेंगे तो धीरे धीरे इतना आपको परफेक्ट हो जाएंगे कि और किसी की क्लास की आपको आवश्यकता नहीं है, गारंटी। देखिए, आप समझिए, ना समझ में कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम आती है उनका समाधान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता देता है। भारत का संविधान किसको मान्यता देता है? बताइए। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक भाषाई न जातीय अल्पसंख्यकों। इसका आंसर होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बदलाव किए गए थे क्योंकि इनको लघु संविधान कहा जाता है। रीजन क्यों कहा गया है लघु संविधान? क्योंकि बड़ी मात्रा में इसमें संशोधन किए गए थे। अब इसका आंसर है किन शब्दों को जोड़ा गया? आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में शामिल किया गया 3 शब्द दिए। कितने? 3 वर्ड। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये वर्ड जोड़े गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। कितना?
एक बार से अधिक, एक बार अपराध करने के लिए उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध करने के पीछे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सज़ा दे दे 5 साल जैसे, उसमें 10 साल हाई कोर्ट देता, ऐसा नहीं। उसकी एक ही सज़ा होगी, जो भी होगा उसको एक ही सज़ा का, एक अपराध की एक ही सज़ा काटनी पड़ेगी जो हमारे संविधान में दिया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत उपलब्ध है? ये हमारा दिया है अनुच्छेद 20 के तहत। अपराध के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा एक से अधिक बार। ओके, ये 15 क्या कहता है आर्टिकल, इनके बारे में जाने थोड़ा थोड़ा। इसमें कहता है 5 चीज़ों डिफेंड करते हैं: धर्म, जाति, जाति और क्या शामिल है इसमें बताइए। हो गया? कमेंट नहीं करें, तुरंत करिए कमेंट फास्ट। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या भाषा के आधार पे आपको विभेद करने से संविधान रोकता है कि इनके पास इस तरह से आप भेदभाव की स्वीकृति नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कह रहा है ये भी तो बताइए जरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा गया, क्या कहा गया? जिक्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किसमें किया गया? अनुच्छेद 19 में किया गया। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समता। ओके, कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। ओके, ये है आर्टिकल 14। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? कह रहा है कि दल बदल कानून भारत की कौन सी अनुसूची में वर्णित है, कब आया है? ये अपने से जोड़ देते हैं। इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। ये आया था 1985 में। इसमें ये क्या करता है? दल बदल निषेध कानून किसी भी पार्टी के सदस्यों को दूसरे दल में जाने से रोकता है। उसमें कुछ कंडीशन दी गई, उसमें आप पूरा करते हैं तो आप एक दूसरे के पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो जनता से आप चुनी है, जिन अधिकारों को आपको मिला हुआ, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो ये आपका अधिकार समाप्त हो सकते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भाषाओं से संबंधित भाषाएं को वर्णित है, भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। इसमें भाषाएं में 3 बार चेंजेस हुआ। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और ये 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ये 2 चीज़ बची हैं। कौन सी? 5वीं अनुसूची और दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन? वेतन, भत्ता, पेंशन से संबंधित वर्णन। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया? 5वें अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया। ये क्या है?
शेड्यूल ट्राइब कास्ट के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में। ओके, सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची 2 को सुमेलित करना। आपको कैसे सुमेलित करना, ये इधर दिए गए हैं हमारे महान फिलासफर, उनसे संबंधित ये उनके सिद्धांत। हेगल कैसे विचारधारा का पालन करते थे, ऑस्टिन के बताइए, मैकाइवर का बताइए, गार्डनर का बताइए, कौन किससे संबंधित था। क्या आंसर आप दे सकते हैं। एक और आंसर डी भी है, ये आपको सारे आंसर दिख रहे हैं। आप बताइए, मिलाइए कैसे होना। 13 नंबर सामने आया, देखिए। हेगेल किससे संबंधित है। हेगेल को तत्वशास्त्री कहा गया। हेगेल आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको पता होगा कि तत्वशास्त्री विचारधारा पालन। ऑस्टिन किससे संबंधित है, ऑस्टिन न्यायिक से संबंधित है। मैकाइवर किससे संबंधित है, समाजशास्त्री से। ओके, गार्डनर जो शेष होता है उसको ऐसे ऐड करते हैं। तो ये कथन किसका, ए का चौथा, ए का चौथा इसमें 3 में है, तो नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। बी का क्या है, फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, इसमें 2 जगह दिया, एक और चेक कर। मैकाइवर का दूसरा, सी का दूसरा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो ये हमारा कथन बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ये कथन किसका इंगित करता है, बताइए आंसर। ये सर्वाधिकारवादी राज्य के बारे में। ओके, और इन विकल्पों में बात की ले रहे हैं। ये डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी। इसमें क्या करते हैं, डेमोक्रेसी जो होता है लोकतंत्र होता है, इसका सत्ता का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ओके, जनता द्वारा। कल्याणकारी राज्य सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरण समान रूप से उपलब्ध करवाता है, ऐसे स्टेट में कल्याणकारी राज्य में। वर्ग व्यवस्था में क्या है, जैसे 4 वर्ग हैं, देखें वेतन का है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। बताइए, इनका ये विचार करना है आपको कि किनका कौन से क्रम में आता है स्थान। सबसे बड़ा इनमें कौन सा, सबसे पहले उनका पहले नंबर पे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया। सेकंड नंबर में किसका होगा, निर्वाचन आयोग तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। बताइए पहला किसका आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश को। दूसरा किसका आएगा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का, ये दूसरा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ओके, ये चौथा है ये कैबिनेट सचिव का। कौन सा विकल्प होगा,
चौथा तीसरा दूसरा एक, चौथा तीसरा दूसरा एक, ये विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आर्टिकल 324 में रिलेटेड है। ओके। भारत का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 124 में 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। पहला, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 विकल्प दिए, इसमें आपको बताना है कि इनका क्रम बताना है, सीरीज कि पहले कौन घटना हुई। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 1930 से स्टार्ट हुआ है, 1932 तक चला। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी स्थापना 1885 में हुई है। साइमन कमीशन 1927 में बना था, फरवरी 2028 में पहुंचा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले घटना कौन सी है? चौथा, उसके बाद ये सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना, तीसरा, फिर है क्या 1927, तीसरा के बाद चौथा होगा, तीसरा चौथा, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा विकल्प होगा? सी नंबर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? किस दार्शनिक का कथन है? बताइए। लास्की का बताए थे ना शुरू में, लास्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बातचीत इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है? कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी का डिवीज़न है, कैसे एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, जुडिशरी कैसे काम करेगी, जितने बोर्ड हैं उन कैसे काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ का डिवीज़न है। तो वही पूछ रहा है कि प्रशासनिक संबंध सेंट्रल और स्टेट के बीच जो प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रशासनिक संबंध है, वो कहाँ से डिसाइड होता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका 256 से 263 में वर्णन किया गया। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। और ये दिया है 245-55, इसमें विधायी संबंध के बारे में जिक्र किया गया। कौन सा? विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है। इसमें वर्णनार्थ है 264-251 के बीच में वित्त के बाद क्या? संपत्ति, संविधान, इनके बारे में जिक्र किसमें? 264-291 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको मिलेगा। 264 से 291। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, कौन सा है? फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। किसका कथन? ये है लास्की का विचार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन से रिट जारी कर सकते हैं? ये तो दोनों जारी कर सकते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय। समझ में? राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है आर्टिकल 52। सुप्रीम कोर्ट बनता है आर्टिकल 324। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 310(11) में वर्णन है। ठीक। निम्नलिखित में कौन से डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं? इसमें आपको चेक करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। इसमें बताना है कौन सी उनकी पुस्तक। आप पढ़ ली अच्छे से, बताइए कौन सी। इसमें सारी पुस्तकें अम्बेडकर ने ही लिखी थी। कौन? माननीय B.R. अम्बेडकर। ठीक। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। किसका कथन है कि जो द्विसदनात्मक विधायिका होती है ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित हो जाती है? किसका कथन है? किसका है? ब्राइस का है। ये आंसर हो गया। ठीक है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं बताइए। आपने खूब अच्छे से पढ़े हैं। स्टेट भी जब आपका प्लेटो जिक्र करता है तो बताता है कि क्या क्या ज़रूरी है एक स्टेट, तभी हम कह सकते हैं कि ये दिस इज स्टेट, दिस इज कॉल्ड स्टेट। बताइए कौन कौन से? भूभाग होना चाहिए इसमें, यस। जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार भी वहाँ होनी चाहिए, संप्रभुता। ओके, ये आंसर हो गया। राज्य के लिए क्या क्या? भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए, वहाँ लोग होने चाहिए, वहाँ पे लोगों द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए। संप्रभुता, वो दूसरे के अधीन ना हो, खुद की स्वतंत्रता। ओके, उनके जो डिसीजन हो उनके चुनी हुई सरकार द्वारा लिए जाएं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी का एक सिद्धांतकार नहीं है। किसका? डेमोक्रेसी का वो नहीं है। इसका है E.W. नीट से जो हैं डेमोक्रेसी संबंधित कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया? इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? मनमानी चेंजेस किए गए हैं, प्रस्तावना को चेंज कर दिए गए, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, सारी चीज़ें लगभग चेंज हो गए हैं, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 का लघु संविधान कहा जाता है। ओके, इसका आंसर होगा ये 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में संवैधानिक अधिकार दे दिया। ठीक, मूल अधिकार नहीं रह गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा ये कब आया? 1985 में आया। ठीक है, इसमें दल बदल कानून लाया गया। कौन सा? दल बदल कानून की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये अनुसूची 10 नंबर में थे। ओके, 35वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये कब आया? 1974 में आया।
ये क्या कहा है, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा से समाप्त कर दिया गया। ठीक, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा बता दें। किसने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कह दिया नहीं कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, डफरिन बना दिया? हाँ ठीक है, डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। ओके, लाला लाजपत राय ने कहा था एक कथन में कि कांग्रेस जो बनी है डफरिन की दिमाग की उपज है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल में से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 1951 में नेहरू जो कैबिनेट बना हुआ था उससे हिंदू कोड बिल को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया? कौन से ऐसे व्यक्ति? वे थे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, B.R. अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अर्थशास्त्री थे, क्रमोपम चट्टी। ये पॉलिटिकल लीडर थे। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ट्राई करने से। कौन से आर्टिकल में कहा गया? 350 में कहा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है? कैसी व्यवस्था देता है कि प्रत्येक शिक्षा के स्तर पर, चाहे प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो या उच्च का हो, मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करें, अपनी उसमें मदर टंग को भी बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, नेक्स्ट आंसर दिया, हाँ 385 में। किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? समानता की अभिलाषा के कारण मतलब समानता की इच्छा करना, स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई? नो, इसका विचार किसने किया था? ऐसी बात किसने की थी? बताइए जरा। ये कहा था लॉर्ड एक्टन ने। कौन किया था? लॉर्ड एक्टन ने किया था। ला के अच्छे बताइए, अभी बताए थे। कौन सी पुस्तक है इसकी फेमस है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ओके, ये फेमस पुस्तक। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता जैसा विचार उन्होंने भी किया था। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी किसने दिया? बताइए जरा। ये किसकी? गार्नर महोदय की। नेक्स्ट, विद्वानों को व्यक्त विचारों के साथ क्या करना? सुमेलित करना। बताइए कौन किसका कथन है? थ्रेसिमेकस क्या कहा? न्याय शक्तिशाली का हित है। किसने कहा? न्याय जो होता है शक्तिशाली का हित होता है।
ये थ्रेसिमा का कहा था। नेक्स्ट, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, ना कि राज्य। अगर हम ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं तो डकैतों का समूह नमाजी करने लगेंगे, ना कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो बोंदा महोदय कहते हैं। सही है ये भी। ग्रीन की है इच्छा ना कि शक्ति राज्य का है। कह रहा है कि राज्य का जो आधार है इच्छा है, ना कि शक्ति है। ये कथन किसका है? TH ग्रीन महोदय का ही। ठीक है, ये आपस में सब कनेक्ट है, मिलेगा। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये क्योंकि साम्यवाद के कट्टर फॉलोवर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। इनका आंसर क्रम से होगा। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। किसने कहा था कि इच्छा जो है, राज्य का आधार क्या है? इच्छा है, ना कि शक्ति। किसने कहा था? ग्रीन महोदय ने कहा। शक्ति बंदूक की नली से निकलती, किसने कहा? माओ से तुमने कहा था। अच्छा, नेक्स्ट बताइए। अधिकतम शक्ति से डकैतों के समूह निर्मित। अगर किसी को ज़्यादा पावर दे दिया जाएगा तो उसे डकैत, लठैत ये सब तैयार हो, ना कि स्टेट। बोंदा महोदय का। थ्रेसिमे का न्याय शक्तिशाली का हित है। जो जस्टिस मिलता है तो पावरफुल लोगों के हित में ही होता। थ्रेसिमे का सही मानते थे। ठीक है। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? जो फ्रीडम होती है अतिशासन की विरोधी है। सही है। जो सर्वाधिकारवादी समझता है या हिटलर शाही करना चाहता है तो उसके लिए अगर किसी को स्वतंत्रता देंगे तो उसके विचारों में प्रॉब्लम आएगी। इसको किसने कहा था? हेनरी फ्योल महोदय। कौन से महोदय ने? हेनरी फ्योल ने, सॉरी। किसने कहा स्वतंत्रता अशासन का विरोधी है? सीले महोदय। सीले। लास्की ने क्या कहा था? लास्की महोदय का व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहा। लॉक है, इन्हीं की पुस्तक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ओके। हाब्स के क्या है? हाब्स थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन के थे। इनकी पुस्तक का नाम, इनकी फेमस पुस्तक है लेवायथन। कौन सा? इनकी पुस्तक का नाम है लेवायथन। और कौन सी पुस्तक का नाम? डी सीवे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता देंगे कि स्वतंत्रता अतिशासन की बदला है। सीले का नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नौकरशाही, बताइए। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसको किया था हेनरी फ्योल ने। ओके, ये आंसर होगा हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का अभिरक्षक किसे कहा है? 34 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ किसमें की? आर्टिकल 324 में। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में की गई? आर्टिकल 75 में। इसमें PM और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत नियुक्त होते हैं। ठीक। संविधान को प्रमुख माना गया। अभिरक्षक को सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। निम्नलिखित में किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया?
मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किसने दिया? उसमें किसने दिया? जे.एस. मिल ने कहा। किसने किया था? जे.एस. मिल। अब इनको रूसो का रंजान, इनकी फेमस पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। हेगेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेनाध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेनाध्यक्ष होता है, ये नहीं होता। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। गलत, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब बताइए गीता रहस्य किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने किया? बताइए किसने किया? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक क्या नाम? थॉट्स ऑन लिविंग स्टेट किसने लिखी? गीता रहस्य के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं, किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। तो बीजी तिलक इधर लगा दीजिए। एम.के. गांधी की क्या? हिंद स्वराज है। विपिन चंद्र बी.आर. अम्बेडकर क्या? थॉट्स ऑन लिविंग स्टेट। विपिन चंद्र पाल की क्या? द सॉल ऑफ इंडिया। ये पुस्तकें हैं सभी की। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी इसमें भी है, सेकंड का डी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है। तो हमारा आंसर इससे मिल रहा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता किसकी किसके होगी? सितंबर 1932 में पूना फैक्ट हुआ था ना। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच, अम्बेडकर नेहरू के बीच, जिन्ना नेहरू के बीच, गांधी जिन्ना के बीच। किससे मैच हो रहा? 39 गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना फैक्ट हुआ था। उसका रीजन इसके पीछे कारण था सांप्रदायिक पंचायत आया था। निम्नलिखित उपागमों से प्रासंगिक एवं कार्यवाही किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे? निम्न उपागमों में से प्रासंगिक एवं कार्यवाही किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर व्यवहारवाद में ये व्यवस्था की गई, दो मुख्य मांगों की गई थी। कौन कौन सी? प्रासंगिक और कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? बहुलवादी विचारक कौन सा नहीं? बताइए। बहुलवादी जो विचारक हैं जॉन ऑस्टिन को छोड़ के सभी, देखिए कोल भी हैं बहुलवादी विचारक, बार्कर भी बहुलवादी विचारक हैं, लास्की भी बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ऑस्टिन होगा। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी? बताइए किसमें दी है? दास कैपिटल में, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जर्मन आइडियोलॉजी में, द इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। बताइए इसकी बात की है। द इकोनॉमिक एंड फिलासॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, इसमें कहा गया था। कार्ल मार्क्स ने व्यवस्था की। ये भी पुस्तक जितनी है, ये जो साथ में है, ये भी कार्ल मार्क्स की ही पुस्तकें हैं।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित? कौन सी? दंडादेश के निलंबन, या तो निलंबन कर दे, या परिहार कर दे, या लघुकरण कर दे, कि राज्यपाल की शक्ति किस में वर्णित है? 161, ये राज्यपाल में। राष्ट्रपति क्या करता है इसका प्रयोग? क्षमादान का आर्टिकल 72 के तहत यूज करता प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट का प्रयोग करते हैं आर्टिकल 72 तक। ये क्या गवर्नर करते हैं 161 में। 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और लक्षित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को धारण जो करता हो, रक्षा करता हो, यह प्रावधान किस में दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान में प्रस्तावना में दिया गया, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है, या मूल अधिकारों में दिया गया है, या मूल कर्तव्यों में? पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मूल कर्तव्यों में। इसका आंसर डी। मूल कर्तव्यों को वर्णन किसमें किया? 51A में। ये कब किया गया था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक। फंडामेंटल जो राइट हैं, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया। डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या नीति आयोग जो अभी 1 जनवरी 2015 में बना। इसको एनडीसी कहते थे पहले एक संस्था 1950। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में। ठीक। अब आपको बताना है कि इनमें से 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता? ये राष्ट्रपति करता। कौन करता? बताइए। सही है ना? राष्ट्रपति करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तुरंत बोलिए। ये सब पढ़े हुए हैं आपके। आर्टिकल 75 में किसको? पीएम और उसके कैबिनेट का वर्णन किया। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। बताइए, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका भाई जब शपथ भी सामूहिक रूप से लेते हैं तो उत्तरदायी भी लेंगे। समझ में? अनुच्छेद 73 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 73 में कहा गया कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
कार्यपालिका सत्य कवि का अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद का गठन किस लिए? प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए। ठीक, ये हो गए सारे आर्टिकल। नेक्स्ट है अच्छा है आर्टिकल 76 21 का अटॉर्नी जनरल इंडिया को लेके गया। ठीक,